हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी उपन्यास यूनिट 6 को आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला उपन्यास पढ़ेंगे देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, जिसमें हम लोग आज की क्लास में इसके पात्र, महत्वपूर्ण कथन और बिंदु और इस उपन्यास के संबंध में आलोचकों के कथनों को देखेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन जो है वो 1870 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। इनका समय है 1836 से 1906 ईस्वी। इनका समय आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में उपन्यासकार जो हैं वो क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं। ये 35 पृष्ठों का एक लघुकाव्य उपन्यास है। इसका प्रकाशन मेरठ के लियो प्रेस से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था इस उपन्यास का प्रकाशन? मेरठ के लियो प्रेस से इसका प्रकाशन हुआ था। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इस उपन्यास को डॉक्टर गोपाल राय हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। जिस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इस उपन्यास में मेरठ के एक बनिया परिवार यानी सर्वसुख, वो बनिया परिवार है, सर्वसुख का परिवार है, उसकी पृष्ठभूमि ली गई है। इसमें लेखक ने बनिया परिवारों में होने वाले फिजूल खर्च का चित्रण किया है। इस उपन्यास में लेखक ने समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। इसमें दिखाया गया है, इसमें कई तरीके की समस्याएं उठाई गई इस उपन्यास में, जैसे झाड़ फूंक की समस्या, विधवा विवाह। तो उसके साथ साथ लेखक ने समाधान भी प्रस्तुत किया है। झाड़ फूंक में दिखाया गया है कि जो आनंदी का बेटा होता है मोहन, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको वो लोग झाड़ फूंक वाले को दिखाते हैं। लेकिन उसके साथ समाधान प्रस्तुत करते हुए लेखक ने दिखाया है कि फिर उसको डॉक्टर को भी वो लोग दिखलाते हैं। तो समस्या के साथ साथ समाधान भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। इसमें कृपी एक बाल विधवा है, उसके द्वारा ये दिखाया गया है, उसका चित्रण करके दिखाया है पुनर्विवाह। इस उपन्यास में लेखक ने स्त्री को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है, और यह स्पष्ट किया है कि समाज के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। इसमें दिखाया गया है कि जो देवरानी होती है आनंदी, वो पढ़ी लिखी होती है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, लेकिन उसकी जो जेठानी होती है ज्ञानो, वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो वो सबके साथ झगड़ा करती रहती है, अपनी सास के साथ और अपने ससुर के साथ, वो सबके साथ झगड़ा करती रहती है। तो इन दोनों स्त्रियों के माध्यम से दिखाया है लेखक ने कि पढ़ी लिखी स्त्रियां जो हैं वो समाज के लिए कितनी आवश्यक हैं। अब हम लोग देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की भूमिका को देखते हैं। भूमिका इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो ये पंक्तियां जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, और ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस उपन्यास की भूमिका से ये पंक्तियां आई हुई हैं, या इसके रचनाकार कौन हैं। तो ये इसकी भूमिका भी पंडित गौरी दत्त ने लिखी है। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंबों में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने इस उपन्यास में मेरठ में जिस प्रकार से बनियों के परिवारों में जिस प्रकार से बोला जाता है, उसी प्रकार की बोली में ये उपन्यास को लिखा है। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना सुनता है। संस्कृत के शब्दों को इसलिए नहीं लिखा है
उन्होंने इसलिए नहीं लिखा है इस उपन्यास में क्योंकि उसको कोई चित्त से नहीं पढ़ता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया गया है कि इस देश के बनिया जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है। तो इसमें दिखाया गया है सर्वसुख का जो परिवार है उसमें सर्वसुख अपनी बेटी सुखदेई, पार्वती, छोटे लाल जो उसका पुत्र है और दौलत राम, इनके विवाह में काफ़ी सारा खर्च ये लोग करते हैं। और जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कितना सारा खर्च करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और आनंदी और ज्ञानों के माध्यम से पढ़ी लिखी और बेपढ़ी स्त्रियों में अंतर दिखाया गया है। बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार का होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। तो इसमें दिखाया गया है कि बालकों का पोषण किस प्रकार से होता है। इसमें जो देवरानी होती है वो तो बालकों का पोषण बहुत अच्छे से करती है, लेकिन जो जेठानी होती है उसमें दिखाते हैं वो उसकी लड़की होती है मुलिया, उसको वो अफीम खिला दिया करती थी कि वो उसको परेशान ना करे उसकी लड़की और वो आराम से काम करती रहे। और एक दिन फिर क्या होता है कि वो उसकी जो लड़की होती है मुलिया यानी कि वो बीमार हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोजकर सब लिख दी हैं। और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में होता है, पाल बराबर भी अंतर नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल वही लिखा है जैसा कि बनियों के परिवारों में होता है, एक भी अंतर उसमें नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी, ये नाम आप लोग इसमें ये याद रखेंगे, श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बहादुर को ऐसी पसंद आई, यानी इनको ये पुस्तक ऐसी पसंद आई, मन को भाई चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसको छपने की आज्ञा दे दी। यानी देवरानी जेठानी की कहानी पुस्तक श्रीयुत एम केमसन साहब को इस तरह की पसंद आई कि उन्होंने उसको शुद्ध करके छपने की आज्ञा दे दी। और 200 पुस्तकें, कितनी पुस्तकें मोल ली थी? 200 पुस्तकें, ये संख्या याद रखेंगे आप लोग, मोल ली। और श्रीमन महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर है 2672, लिखी हुई 24 जून सन 1870, यानी कि चिट्ठी का समय जो है वो 24 जून 1870 है और चिट्ठी नंबर है 2672। उसके अनुसार, उस चिट्ठी के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये इनाम में मिले। तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लिए पंडित गौरी दत्त को कितने रुपए इनाम में मिले थे? तो 100 रुपये उनको इनाम में मिले थे। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। दया उनकी मुझ पर बहुत अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। पंडित गौरी दत्त शर्मा। अब हम लोग देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्रों को देखते हैं। सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया मंडी में आढ़त की दुकान। पहले क्या होता है कि पहले इसकी आढ़त की दुकान नहीं होती, पहले जब ये शुरुआत करता है तो इसकी परचून की दुकान होती है, फिर उसको बढ़ा करके ये आढ़त की दुकान में परिवर्तित करता है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, इसका विवाह दिल्ली में होता है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बड़ी, इसका विवाह हापुड़ में होता है, वंशीधर कबाड़ी के यहाँ होता है। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा, इसकी पत्नी ज्ञानो है। छोटे राम सर्वसुख का छोटा बेटा, इसकी पत्नी आनंदी है। ज्ञानो ये जेठानी है, सर्वसुख की बड़ी बहू यानी दौलत राम की पत्नी, इसके पिता डोंगर हैं और ये अनपढ़ और झगड़ालू है। आनंदी ये देवरानी है, सर्वसुख की छोटी बहू यानी कि छोटे राम की पत्नी, इसके पिता जो हैं वो गुड़गांव के तहसीलदार हैं। ये सुशिक्षित और व्यवहार कुशल है।
राम प्रसाद आनंदी का बड़ा भाई, गंगाराम आनंदी का छोटा भाई, नन्ही मोहन छोटे लाल के ये दोनों बेटे हैं। मुलिया कन्हैया ये दौलत राम की बेटी और बेटा है। मुलिया बेटी है और कन्हैया बेटा है। नथिया ज्ञानों की भनेली, भगवान देई आनंदी की बहन। लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर। दिल्ला पांडे पुरोहित हैं ये, सर्वसुख के पुरोहित हैं ये, और इनकी बहू है मिश्रानी। इसी के यहाँ जो सुखदेई है वो नागरी पढ़ने के लिए जाती है। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा। मुंशी टिकट नारायण शहर के अमीर। हर सहाय काबली शहर के अमीर। किरपी बाल विधवा। लाला दीनदयाल किरपी के ताऊ। शिवदयाल सुखदेई का बेटा। सुखदेई की माँ, इसके अन्य पात्र हैं सुखदेई की माँ, सिबिया की चाची, खुर्जे वाली और गोलक बाबू। तो इतने पात्र इस उपन्यास में आते हैं। अब हम लोग इस उपन्यास का कथासार देख लेते हैं। ये पेज जो है ये दृष्टि वाली गाइड का पेज है, जिससे आप लोगों को ये उपन्यास जो है वो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी यानी बहू सर्वसुख की ज्ञानो, और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी यानी आनंदी है। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपढ़ी स्त्री है। वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। उसकी किसी के साथ नहीं बनती है, न सास के साथ बनती है, न ससुर के साथ बनती है, न देवर देवरानी किसी के साथ भी उसकी नहीं बनती है। सास ससुर देवरानी यानी छोटी बहू सबसे उसकी खटपट लगी रहती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, ग्रह आडंबरों, सामाजिक अंधविश्वास पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक आदि की चर्चा हुई है। इस उपन्यास को जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो इसमें बस वो सर्वसुख जो है वो अपने बेटों का विवाह करता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, उसमें खर्च होता है, विवाह में भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इस तरीके की फिजूल खर्ची जो है वो इसमें दिखाई गई है। और अलगोछे की भी समस्या दिखाई गई है। जो जेठानी होती है यानी ज्ञानो जो है वो अपने पति से लड़ झगड़ के अलगोछे के लिए उसको राजी कर लेती है, और वो अपनी माँ से लड़ता है और वो लोग उसको अलग कर देते हैं। इस उपन्यास में चित्रित हुई है अलगोछे की समस्या भी। परिवार में वृद्धि की स्थिति क्या हो जाती है, उपन्यास भी इस पर हल्की सी रोशनी डालता है। हिंदी की प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो सर्वसुख होता है वो अलग कर देता है दौलत राम को, लेकिन बंटवारा नहीं करता वो, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब सर्वसुख और उसकी पत्नी मर जाते हैं तो फिर बंटवारा होता है, और बंटवारे के बाद ही उपन्यास समाप्त हो जाता है। जहाँ बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है, दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू यानी ज्ञानो खिड़की के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। यहाँ से आप लोग उसकी नासमझी देख सकते हैं। अब हम लोग इस उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि पेपर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं और इससे प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इसके महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। इस उपन्यास के लिए लेखक को 100 रुपए इनाम में मिले, ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, सर्वसुख के माँ बाप जब वह 5 वर्ष का था तभी हैजे से उनकी मृत्यु हो गई और सर्वसुख का पालन पोषण उसके चाचा ने किया। तो जब वो 5 वर्ष का था सर्वसुख तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और किससे हुई थी? हैजे से उनकी मृत्यु हुई थी। उसका पालन पोषण जो है वो चाचा ने किया है। धीरे धीरे वो अपने व्यवसाय को बढ़ाता है। पहले यह है उपन्यास में कि कुकड़िया बेचा करे है। कुकड़िया होता है जो वो होते हैं मक्के होते हैं, उनको बेचता था पहले ये, फिर परचून की दुकान करता है, फिर उसके बाद में फिर आढ़त की दुकान कर लेता है।
लाला बुलाकी दास के कहने पर सर सुख ने छोटे लाल को मदरसे अंग्रेजी सीखने के लिए भेजा और दौलत राम को अपनी दुकान के काम में लगाया। यानी कि उसको वो मदरसे में अंग्रेजी सीखने के लिए भेजता है। बुलाकी दास जो है वो मदरसे का नौकर है, उसके कहने पर ये उसको छोटे लाल को अंग्रेजी सीखने के लिए मदरसे भेजता है और दौलत राम को अपनी दुकान में लगा लेता है। सुखदेवी मिश्रानी के यहाँ नागरी सीखने जाती थी। तो क्या सीखने जाती थी सुखदेवी मिश्रानी के यहाँ? तो ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे, नागरी सीखने जाती थी वो। सुखदेवी का गौना विवाह के 3 वर्ष बाद हुआ। छोटेलाल रेल बाबू के दफ्तर में काम सीखने जाता था। वहीं उसको 15 रुपये महीने की नौकरी मिल गई और जब वह 1 वर्ष बाद बाबू का ट्रांसफ़र हुआ तो इसमें होता ये है कि छोटेलाल जो है ये अंग्रेजी सीख रहा होता मदरसे में और सर सुख जो है उसका माल जो है वो रेल से भी कभी कभी जाया करता। तो वहाँ जाता है, वो वहाँ बाबू से पूछता है और बाबू जो है इसके लड़के को अपने यहाँ रख लेता है काम में सिखाने के लिए। वहीं से उसको नौकरी मिल जाती है 15 रुपये महीने की। वो वहाँ नौकरी करने लगता है। फिर 1 वर्ष बाद बाबू का ट्रांसफ़र हो जाता है और बाबू की जगह इसको नौकरी मिल जाती है फिर से, यानी प्रमोशन हो जाता है इसका। ये बाबू की जगह काम करने लगा और इसकी तनख्वाह जो है वो 40 रुपये हो गई। और वो लोग बोलते हैं कि अगर आप इसी तरह के काम करते रहोगे तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 60 रुपये तक कर देंगे। सुखदेवी के भांजे का विवाह मारवाड़े में हुआ था। पार्वती की बेटी का विवाह वसंत पंचमी को तय हुआ। अब जो होता है ये इस पंक्ति में आप लोग देखेंगे कि सुखदेवी जो है, सुखदेवी के यहाँ छूछक भेजा जाता है। छूछक में इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो भेजी जाती हैं। धौन भर के पक्के लड्डू, 5 तियल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग और चावल, 1 रुपया नगद छूछक के नाम से नाई के हाथ में हापुड़ यानी सुखदेवी के यहाँ भेज दिया जाता है। पार्वती की लड़की के विवाह से 1 दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ लेकर दौलत राम भात लेके दिल्ली में जा पहुंचा था। ये विवाह आदि में होता होगा तो वो भात लेके पहुंच जाता है वहाँ पे। भात में क्या क्या लेके गया था वो, ये उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है इन पंक्तियों में। भात में दौलत राम 51 रुपये नगद, नथ, बिछुआ, छन, पछेली, सोने मूंगे की माला, पाजेब, सोने की हैकल, सोने का बाजू, पंच लड़ा और 9 नगे पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 तियल भरी भरी 11 बर्तन, 1 दोशाला और 1 रुमाल आदि सबको दिया और पार्वती के ससुर को सबको दिखा करके पार्वती के ससुर को दे दिया। तो इतनी सारी चीज़ें वो भात में ले गया था दौलत राम। जेठ शुदी 3 जुमेरात के दिन छोटे लाल के घर में लड़के का जन्म हुआ और नक्कार खाना रखा गया था, यानी नौटंकी जो है वहाँ पर रखी गई थी उसके लड़के के जन्म पर। दौलत राम की बहू अपनी लड़की को अफीम खिलाती थी, वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रहे और उसकी लड़की जो है वो उसको परेशान ना करे। 25 रुपये और दोनों जाटनी और जाट को 5 कपड़े और 1 रुपये उसकी भंगन आदि को देके छोटे लाल की बहू ने जाटनी की गोद में से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। ये सब होता ये है कि जब छोटे लाल जो होता है उसको जब उसकी बहू को जब दूसरा लड़का होता है यानी मोहन जब होता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो लोग उस लड़के को पालने के लिए एक जाटनी को दे देते हैं। तो जब उससे लेते हैं उसको, जब वो 5 वर्ष का हो जाता है तो उससे ले लेते हैं उसको, तो उसको कितने रुपए देते हैं? 25 रुपये उसको देते हैं और दोनों को 5-5 कपड़े देते हैं और 1 रुपया उसकी भंगन को भी देते हैं और उसको अपने बच्चे को उससे ले लेते हैं। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ाने को मदरसे में जाने लगा था, यानी उसको मदरसे जब भेजा गया था तो उसकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष थी। फिर ये मुलिया और मोहल्ले की लड़कियां ये गीत गाती हैं। सांझिरी क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीश गुदावेगी, शालू ओढ़ोगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीश गुदवाऊंगी। ये गीत जो है ये मोहल्ले की लड़कियां और मुलिया गाती है। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नी लाल कसेरे के बेटे से तय हुआ था। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी।
फिर अगला पॉइंट है, नन्हे जब थापा पूजने जाता है। थापा ये विवाह में एक रस्म होती है, नन्हे का विवाह होता है, उसमें एक रस्म होती है। तो वहाँ पर वो थापा पूजने गया, वहाँ पर उसने यह 4 छंद अर्थात 4 छंद कहे और एक एक छंद का 1-1 रुपया उसने लिया था। ये चारों छंद हैं जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये उसने कहे थे, छन पिराकी अय्या और छन पिराकी जोड़ा, दूसरा छन जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा। छन पिराकी अय्या और छन पिराकी धार, अब का छन जब कहूँ जब सासू देगी हार। तो ये दूसरा छंद हो गया। तीसरा छंद है, छन पिराकी अय्या और छन पिराकी बोता, तौसा लेके बिहाने आया सर सुख का पोता। और चौथा छंद है, छन पिराकी अय्या और छन पिराकी खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसी रखूं जैसे आंखों में सुरमा। तो ये 4 छंद उसने बोले थे। सरसुख को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई, यानी उसकी जो पत्नी थी सरसुख की, वो भी सुखदेव की माँ, वो भी जो है वो सरसुख के 6 महीने के बाद ही वो भी मर गई थी। छोटी बहू भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़ कर सुनाती थी, तुलसीदास और सूरदास के भजन भी गाती थी। मोहन को दिवाली के दिन एक जुआरी उठा ले गया था और उसके सब गहने उतरवा कर उसे एक गड्ढे में धकेल दिया था। तो पहले क्या होता था, बनियों के परिवार में बच्चों को सोने की गहने जैसे यानी कि कड़ा, गले में जंजीर इत्यादि चीज़ें पहनाई जाती थी। तो उसी के चक्कर में वो जुआरी जो था वो उसको उठा ले गया था और ये सारे गहने उतरवा करके उसको एक कुएं में ढकेल दिया था। दौलत राम की बहू जिस दिन घर से गई उस दिन चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट तक उतार ले गई थी। इसमें इतने स्थानों के नाम आए हैं, जयपुर, दिल्ली, आगरा, बुलंदशहर, मारवाड़, माल्याना गांव और गुड़गांव। और इसमें चिट्ठियां भी लिखी गई हैं कई तो जिनमें जिन जिन चिट्ठियों में समय दिया हुआ था उसको मैंने उसका समय यहाँ पर ले लिया। ये सुखदेई चिट्ठी लिखती है अपने घर के लिए, ये उसका समय है। और तहसीलदार यानी आनंदी का जो पिता होता है वो आनंदी को चिट्ठी लिखता है, ये उसका समय है। और ये बसंती की चाची आनंदी से चिट्ठी लिखवाती है, तो ये उसका समय है। मुझे लगा ये पेपर में पूछा जा सकता है तो मैंने इसको भी यहाँ पर रख दिया है। अब हम लोग इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन जो हैं उनको देख लेते हैं। हालांकि इसमें कथन ज़्यादा है नहीं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला कथन है, बड़ा भला मानस था, अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्यदान में बहुत तो नहीं परंतु छठे समाज से कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। तो ये पंक्तियां देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किसके संबंध में कही गई हैं ये पंक्तियां। तो सर्व सुख के संबंध में ये पंक्तियां आई हैं। दूसरा कथन है, उसने कहा अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे है। परसों किसी लौंडे को कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई और मैं तुमसे कहना भूल गई। सुखदेई की माँ का ये कथन है। अगला कथन है, तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडे का भाग है। ये सुखदेई की माँ का कथन है। लड़की के लिए इसमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर अगला कथन है, जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती तो वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती तब अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी के बैर बानियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। तो ये पंक्तियां जो हैं आनंदी के संबंध में इस उपन्यास में आई हैं। आनंदी यानी कि छोटी बहू। अगला कथन है, इसने अपना चौबारा सोने और उठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी, कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी, तस्वीर और फानुस भी लगा रखे थे। ये भी छोटी बहू के संबंध में कथन है, यानी आनंदी के संबंध में। यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचोट्टी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे है, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखलाते। ये ज्ञानो यानी कि जेठानी का कथन है ये। फिर अगला कथन है, बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर में लुगाइयों में
लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बेटे को जुदा कर दिया यानी अलग कर दिया। ये सर्वसुख का कथन है। फिर अगला कथन है, ये हमारे तीर्थ हैं, हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में लिखा है कि अपने बड़ों की टहल करते हैं उनकी कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। ये आनंदी का कथन है। टहल यानी कि सेवा। का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। ये ज्ञानो यानी कि जेठानी का कथन है। अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो, परखन वाले को क्या दोष। परखन वाले को क्या दोष है, जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सुखदेई की माँ का कथन है ये। अगला कथन है, तेरे बाबा ने तुझे खांड के खिलौने देने को बुलाया है और आज बाजार में बड़ा तमाशा होगा। ये जुआरी का कथन है। ये कह के वो को उठा के ले जाता है। अगला कथन है, लाला जी अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। ये छोटे लाल का कथन है सर्वसुख से। तो यहाँ से जो है ये कथन इस उपन्यास के समाप्त होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस उपन्यास के संबंध में आलोचकों के कथनों को। इस उपन्यास के संबंध में ज्यादा कथन तो कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। इसमें बस इतना ही बोला है बच्चन सिंह ने कि देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है 1870, वामा शिक्षक 1872 और भागीरथी 1872 को हिंदी के पहले उपन्यास में गिनते हैं। ये जो उपन्यास है ये स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। बाकी और कहीं भी इसके संबंध में कोई कथन नहीं मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।